हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। एंड आपको जैसा पता होगा कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया था। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसने कि बैकग्राउंड दिया था हमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो आज का वीडियो है उसको पढ़ने के लिए। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वापस जाके देख लीजिए ताकि ये सब समझने में आपको ईजी हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सेकंड हमारा क्लास चल रहा है, उसमें हम बात कर रहे हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या है अमेरिकन रेवोल्यूशन? अमेरिकन रेवोल्यूशन वो इवेंट है जिसने पहली बार वर्ल्ड में, जिस टाइम पे सारे जो जितने भी कंट्रीज थे उसके जो रूलर्स मोनार्की हुआ करते थे, उसने क्या किया, उसको बदल के पहली बार कोई एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक स्टेट को एस्टेब्लिश किया। तो ये रिवोल्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में जो रेवोल्यूशन होगा उन सब में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और जो मॉडर्न कंट्रीज बनेंगे, जैसे हम लोग आज़ाद होंगे, इंडिया आज़ाद होगा, तो वो इन्हीं रेवोल्यूशंस के आइडिया से इंस्पायर करेगा फ्रीडम स्ट्रगल में। और जब आज़ाद हो जाएगा, तो ये जब आज़ाद हुए थे और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा था 1887 में, तो वहाँ के आइडियाज़ जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरम वो सब हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में जितने भी मॉडर्न कंट्रीज़ बने, जितने भी कंट्री कॉलोनियलिज्म से अफेक्टेड थे, उन सब में इनके आइडियाज़ बाद में जाके इम्प्लीमेंट होते हुए हमें दिखेंगे। ठीक है, तो आपको इससे पता लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है। ठीक है, ओके। तो देखिए, हम ये इमेज में आने से पहले हम ये समझते हैं कि आपका लास्ट क्लास में हमने बोला था कि यूरोप में रेनेसांस स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यूरोप में जब रेनेसांस स्टार्ट हुआ, उसने प्रमोट किया आपके जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को, राइट। तो हम क्या देख रहे थे, जियोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट हुआ था, और उन्हीं में से एक जो जियोग्राफिकल डिस्कवरी है वो स्टार्ट होता है बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस निकलते हैं कहाँ से? क्रिस्टोफर कोलंबस निकलते हैं आपके स्पेन से, और वो उनको एम क्या होता है कि इंडिया के लिए आप क्या करो, सी रूट को ढूंढो। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, वो जो निकले जब 1492 में, वो गलती से क्या करते हैं, इंडिया के जगह वो चले जाते हैं आपके वेस्ट इंडीज़। ठीक है, आज जिन कंट्रीज़ को हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, मतलब कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे, उन सब पे वो पहुंच गए और उनको लगा ये इंडिया है। बट फिर क्या हुआ कि बाद में पता लगा कि इंडिया नहीं है, तो उसको उन्होंने वेस्ट इंडीज़ करके नाम दिया। फिर क्या हुआ कि फिर एक नेक्स्ट जो जियोग्राफर थे, उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। इन्होंने बाद में ये डिस्कवर किया कि भाई ये इंडिया नहीं है, ये जो तुम वेस्ट इंडीज़ बोल रहे हो इंडिया का एक पार्ट है, नहीं है, ये अलग एक कॉन्टिनेंट है जिसको तुमने ढूंढा है। तो फिर इन्हीं के नाम पे ये देखिए आप, अमेरिगो से ये जो ये था पूरा कॉन्टिनेंट को उन्होंने अमेरिका करके उन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो ये नाम ऐसा करके पड़ा अमेरिका का कि ये जिन्होंने ढूंढा है उनके नाम पे अमेरिका करके उन्होंने रख दिया। फिर क्या हुआ, आपको पता था कि जब ये ज्योग्राफिक डिस्कवरी चला था, सिमिलरली रेनेसांस ने दूसरे तरफ प्रमोट किया कॉलोनियलिज्म को। कैसे? क्योंकि ये बात करने लगा आपका इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी में कंपटीशन होगा, तो इकोनॉमिक कंपटीशन और इधर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ये दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। और फिर हम क्या देखते हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल जैसे आपके हुए स्पेन, जैसे आपका हुआ पोर्तुगल, जैसे आपका हुआ डच, ब्रिटेन, ये सब क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि कैसे नए नए जगहों को डिस्कवर किया जाए, और वहाँ से अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से मान लेते हैं रॉ मटेरियल को हमें एक्सपोर्ट करना है, या फिर कुछ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करके हम अपना वेल्थ को बढ़ाएंगे। और उसको हम इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करके, ये चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि यूरोपियन नेशंस ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में निकलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सिमिलरली ये जो अमेरिका अभी डिस्कवर हुआ, यहाँ पे दो पावर्स का रोल था। पहला एक पावर था जो कि था फ्रांस, ठीक है, और सेकेंड पावर था जो कि था आपका ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन ने क्या किया, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, ये सारे 13, ये टोटल कितने हैं, ये 13 कॉलोनीज हैं। ठीक है, 13 कॉलोनीज। सबसे फर्स्ट कॉलोनी जो बिठाया गया था वो था आपका, सबसे फर्स्ट कॉलोनी जो था वो वर्जीनिया था, और सबसे जो लास्ट कॉलोनी बना वो था जॉर्जिया, जो कि 1732 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया था, 13 टोटल कॉलोनीज वहाँ पे एस्टेब्लिश उन्होंने कर लिया था। अब तो कॉलोनी एस्टेब्लिश हो गया है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये जो कॉलोनाइज्ड कंट्री है,
इसने अपने मदर कंट्री यानी ब्रिटेन के अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया और उसी रिवोल्ट को हम नाम देते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पीछे क्या क्या कॉजेस थे हम उनको थोड़ा देखते हैं। देखिए, पहला कॉज जो हम देखेंगे वो है पॉलिटिकल कॉज है। पॉलिटिकल कॉज से क्या मतलब है हमारा? पॉलिटिकल कॉज से ये मतलब है कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इंडियन लोगों को, मतलब इंडियन कॉलोनी को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी उतना नहीं था, जबकि अमेरिका की जो कॉलोनीज हैं उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिला हुआ था। क्या मतलब है इससे? ऑटोनॉमी का मतलब है इनमें दो बॉडीज होते थे, एक होता था लेजिस्लेचर, एक होता था एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और इन दोनों में ही इलेक्टेड जो होते थे, इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, ठीक है। बट इनमें इनका जो हेड होता था, ये दोनों ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का, वो बस क्या होता था, वो अपॉइंटेड होता था, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिला हुआ था और इसी को, ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को वो यूज़ करते थे अपने पॉलिसी को डिज़ाइन करने के लिए और अपने लॉज को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी एक्ट हो उसको डिज़ाइन करने के लिए वो यूज़ करते थे इस ऑटोनॉमी को, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो कॉलोनीज़ हैं, और आपको पता है जहाँ पे भी कॉलोनी एस्टेब्लिश किया जाता है वहाँ पे यूरोपियन लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये जो अमेरिकन कॉलोनी थी वो कुछ खास थी, क्योंकि जो अमेरिकन कॉलोनी में क्या हुए, वहाँ पे यूरोप के थ्रू आउट द यूरोप, मतलब ब्रिटेन से लोग थे, फ्रांस से लोग थे, जर्मनी से लोग थे, आपका स्विट्ज़रलैंड से लोग थे, डच लोग थे वहाँ पे। तो बहुत सारे मल्टीपल कॉलोनीज़ के लोग यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। क्यों आए हुए थे? क्योंकि उनको लगा था कि ये अगर नया लैंड है तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ये ज़्यादा हमें अवेलेबल होगा और इकोनॉमी में हम प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो वो आके क्या हुए थे, यहाँ पे अमेरिकन कॉलोनीज़ में आके यहाँ पे सेटल हो गए थे। तो अब क्या हुआ, ये मान लेते हैं फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आके सेटल हुआ, बट जैसे ही सेकंड जनरेशन और फिर थर्ड जनरेशन आने लगा, ये लोग अपने यूरोपियन रूट्स को भूल गए, ठीक है। ये अपने यूरोपियन रूट्स को भूल गए और इन्होंने बोला कि वी आर अमेरिकन्स। तो इन्होंने अपने आप को अमेरिका के साथ अपना आइडेंटिटी अमेरिका के साथ इन्होंने जोड़ दिया, ओके। तो इसी वजह से क्या होगा, एमर्जेंस ऑफ अमेरिकन आइडेंटिटी होगा, यानी सेटलर्स जो लोग थे उनके सेकंड और थर्ड जनरेशन के लोग वो यूरोप को भूल गए और अपने आप को अमेरिकन्स बुलाने लगे, ठीक है। आगे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस के लोग आए हुए थे, इसी वजह से यहाँ पे क्लास करके कोई चीज़ नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ब्रिटेन जो मदर कंट्री है, वहाँ पे क्लास था, यानी लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे आप क्लास के बेसिस पे प्रिविलेजेस अवेलेबल थे। जैसे इंडिया में अवेलेबल था ठाकुर, जैसे जमींदार लोग होते थे, तो उस तरह का क्लास यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बहुत तरह से आए हैं, बहुत जगहों से आए हैं। तो यहाँ पे क्लास नहीं था और यहाँ पे सब कुछ चलता था किसके बेस पे, अपॉर्चुनिटी के बेस पे और विल पावर के बेस पे। मतलब जिसमें जितना है सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो राइज कर सकता है। यहाँ पे कोई क्लास बैरियर्स नहीं है, यहाँ पे कोई सोशल बैरियर्स नहीं है। तो वो अपने आप में इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता था कि भाई प्रोग्रेस करो, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली प्रोग्रेस करो। तो वो था, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो सबके लिए अवेलेबल थे और उसी के चलते, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री इकोनॉमी। ओबियसली जब यहाँ पे क्लास नहीं होगा तो कोई भी प्रोफेशन ले सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है, कोई अपना बिजनेस बनाना चाहता है वो कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली जब ये दो पॉइंट्स जब आने लगे तो ऑटोमेटिकली फ्री इकोनॉमी यहाँ पे प्रमोट होने लगा। और फ्री इकोनॉमी का मतलब आपको पता होगा कि जो स्टेट है उसका मिनिमम इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवीन करेगा ही नहीं। मार्केट में जितने भी सारे गुड्स बनाए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड वो जनरेट होंगे और मार्केट डायनामिक्स के ऊपर कंट्री का इकोनॉमी चलेगा और स्टेट उसको रेगुलेट करने का काम कभी भी नहीं करेगा। तो ये आइडियाज़ धीरे धीरे करके आ रहे थे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अमेरिकन कॉलोनी तो खुद को प्रोग्रेसिव देख रही थी, बट ब्रिटेन के लिए तो वो कॉलोनी ही है ना, समझ रहे हैं आप? अमेरिकन लोग जो हैं वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बट ब्रिटेन के लिए वो कॉलोनी है। तो जब भी ब्रिटेन के कॉलोनी है ब्रिटेन का, इसका मतलब वहाँ पे वो लोग इम्पेरियलिज्म या फिर मर्केंटलिज्म, इसको वो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कॉलोनी जो कंट्री है उससे पैसा या फिर रिसोर्सेस उससे ड्रेन करो और अपना कंट्री यानी इंग्लैंड को आप क्या करो, उसको प्रोग्रेस की तरफ लो। इसी को आप इंडियन हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ,
है ना, दादा भाई नेहरू जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, तो वही बात हो रहा है कि इंग्लैंड देखता था कि ये कॉलोनीज जो है इनका रिसोर्सेज कैसे भी करके एक्सप्लॉइट करके इंग्लैंड को प्रोग्रेसिव पाथ पे चलाते रहो, ये दिखते थे। ये बात धीरे धीरे करके अपीयर होने लगा अराउंड 1730s 40s के अराउंड। ये पता लगा जब उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज कुछ आए, जैसे नेविगेशन एक्ट हो गया, स्टेपल एक्ट है, आयरन एक्ट है, स्टैंप एक्ट है, हैट एक्ट है। तो ये सब एक्ट में क्या बोला गया, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो एक्ट्स हैं ये सब डिस्क्रिमिनेटरी थे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी थे। और दूसरा, ये इंग्लैंड को फेवर करने के लिए बने थे, ठीक है, इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए, इंग्लैंड इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये बने थे। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक्ट को आप देख लीजिए, नेविगेशन एक्ट। यहाँ पे ये बोला गया कि अमेरिका है, वहाँ से कोई भी गुड्स को ले जाना है कहाँ पे, इंग्लैंड, तो उसके लिए ओनली ब्रिटिश शिप्स ही यूज़ होंगे। समझ पा रहे हैं आप, कोई दूसरा शिप यूज़ नहीं हो सकता। फिर आप ये देखिए आयरन एक्ट, यहाँ पे ये बोला गया यहाँ पे सिर्फ आयरन माइन होगा और सारा आयरन प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे माइन होगा और ये लोग दूसरा कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इंग्लैंड में जा सकते हैं और यहीं से प्रोड्यूस होके वापस अमेरिका आएगा। जैसे इंडिया के साथ उन्होंने किया था, इंडिया को उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया था, ठीक है। फिर बाकी स्टेपल एक्ट है, मतलब सारे जो फूड आइटम हैं जो भी अमेरिका से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा वो पहले इंग्लैंड जाएगा, जितने भी सारे फूड आइटम्स हैं, फिर इंग्लैंड से वो क्या होगा, दुनिया भर में वो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो आपको नहीं लग रहा ये डिस्क्रिमिनेटरी भी हैं और इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वो जो कॉलोनी के जो लोग थे जो कि फ्री इकोनॉमी चाहते थे, अब स्टेट का इंटरवेंशन हुआ ना, इससे पहले पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि फ्री इकोनॉमी उनको डिमांड था, बट स्टेट का इंटरवेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सोचेंगे कि नहीं, हमें इंग्लैंड जो है, हमें इंग्लैंड के ग्रास्प से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो कॉलोनीज डिसाइड करेंगे, जो 13 कॉलोनीज थे वो डिसाइड करेंगे कि भाई हम क्या करते हैं, कहीं पे मिलते हैं और इस बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो जो मीटिंग हुआ उसको नाम दिया गया अल्बानी कांग्रेस 1754, ठीक है। ऑल्दो 13 कॉलोनीज थी बट इसमें क्या हुए, 7 कॉलोनीज आए, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसको कि लीड किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ओके। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, उन्होंने एक्चुअली एक सांप का फोटो ऐसा करके प्रेजेंट किया था, ठीक है, सांप का फोटो उन्होंने प्रेजेंट किया था। और ये क्या हुआ था, ये बीच में से काटा गया था ऐसे ऐसे करके, और वो बोल रहे थे 13 हिस्सों में काटा गया था, और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम सब लोग क्या हैं, कटे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं है, और अगर हम एक दूसरे के साथ कटे हुए होंगे तो हम कभी भी अपने मदर कंट्री के अगेंस्ट में जीत नहीं पाएंगे। हमारा जो फ्री इकोनॉमी है, हमारा जो पॉलिटिकल विल है, वो हमें कभी भी मिल नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं आप, तो ये उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया वहाँ पे। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, कहाँ पे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ, बट ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रपोज किया कि चलो यूनाइट होते हैं, ये स्नेक डायग्राम के थ्रू, इसको क्या हुआ, इसको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं मिला। क्यों सपोर्ट नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा रीज़न था 7 ईयर्स वॉर। यानी अब देखेंगे जब मैप में, तो मान लेते हैं ये अमेरिका है, तो होगा क्या, ये जो साइड वाले है यहाँ पे इंग्लैंड रूल कर रही होगी, उसके बगल में फ्रांस होगा, ठीक है। तो फ्रांस हमेशा चाहता था इंग्लैंड की ज़मीन पे कब्जा करना, और इंग्लैंड भी हमेशा चाहता था फ्रांस के ज़मीन पे कब्जा करना, ठीक है। तो ये 7 ईयर्स वॉर सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, इसका इफेक्ट इंडिया में कार्नेटिक वॉर्स के रूप में हमें दिखता है ना। तो जो भी हो, खैर, तो ऐसा था। और अभी के सिचुएशन में ये हो रहा था कि फ्रांस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था और वो कभी भी हमला कर सकता था इंग्लैंड की जो टेरिटोरीज हैं इन अमेरिका। तो ये यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए हुए थे 7 कॉलोनी के, उन्होंने ये बोला कि नहीं, अभी हमें क्या चाहिए, इंग्लैंड का सपोर्ट चाहिए, किसके अगेंस्ट में, फ्रांस के अगेंस्ट में। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये मुद्दा यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे फिर आपका 7 ईयर वॉर्स होगा बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। इसमें तो इंग्लैंड जीत गई थी, ठीक है, इसमें इंग्लैंड जीत गई थी, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा डेट का फेस करना पड़ा, ओके। और जब इतना ज़्यादा डेट उसको फेस करना पड़ेगा तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो सोचेगी कि भाई क्या करते हैं, हमारा जो कॉलोनी है, अमेरिकन कॉलोनी है, उस पर क्या करते हैं, टैक्स इम्पोज करते हैं। क्यों, उन्होंने ये जस्टिफिकेशन देने का कोशिश किया कि जितने भी सारे टैक्स इम्पोज हो रहे हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैसा गया है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिसोर्सेज गए हैं, तो तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइम पे जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया, फॉर एग्जांपल जैसे शुगर एक्ट, ठीक है,
उन्होंने बोला कि सारा शुगर पहले इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड से फिर जहां जाना होगा उधर जाएगा। क्वाटलिंग एक्ट करके एक होता था। क्वाटलिंग एक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी सोल्जर्स अभी अमेरिका में अपॉइंटेड होंगे वो सबको सैलरी कौन देगा, वो सबको यही कॉलोनीज क्या करेंगे, सैलरी प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह का टैक्स वो इम्पोज करते थे ताकि ये जो 7 ईयर वॉर में जो उनका रिसोर्सेज ड्रेन हुआ है, पैसा जो खर्चा हुआ है, उस सबको वो वापस से रिकवर कर पाए। ओके, बट क्या हुआ, अभी कॉलोनी में एक मूवमेंट स्टार्ट होगा और वो लोग नारा देंगे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जैसा हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो नारा दिया था। ठीक है, तो वो यहाँ पे नारा देंगे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं क्या करने के लिए कि हमें क्या कीजिए, हमें आपके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे हमें क्या कीजिए, रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए करके। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, जब ये डिमांड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक आदमी जो कि है सैमुअल एडम्स, ये क्या करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सन्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, और ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी हैं ये क्या करेंगे, ये विद्रोह को प्रमोट करेंगे कि इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो विद्रोह होगा आगे उसको वो लोग क्या करेंगे, उसको वो लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, और जो आइडियाज़ थे आपके, जो एनलाइटमेंट के जो आइडियाज़ थे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ह्यूमनिज्म, साइंस, फ्रीडम, लिबर्टी, ब्रदरहुड, फैटर्निटी, ये सब चीज़ों को वो क्या करेंगे, प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे इन दी अमेरिकन सोसाइटी। तो धीरे धीरे क्या होगा, अमेरिकन सोसाइटी में इंग्लैंड के अगेंस्ट में और अपने फ्रीडम के लिए एक कॉन्शियसनेस पैदा होगा। ठीक है, और उस कॉन्शियसनेस को क्या होगा, उस कॉन्शियसनेस को फ्यूल मिलेगा जो अभी आप पहला हेडिंग हमारा देख रहे हैं, टाउनसेंड एक्ट। ठीक है, तो बहुत सारा क्या हुआ, आपका प्रोटेस्ट जब होने लगा तो क्या हुआ कि बहुत सारे टैक्स को हटा दिया गया एक्सेप्ट टी टैक्स। ठीक है, टी टैक्स के अलावा सबको हटा दिया गया। फिर एक नया टैक्स लगाया गया जो कि है आपका टाउनसेंड एक्ट 1765। इसने प्रोबेबली जो चिंगारी चाहिए होता था रिवॉल्यूशन को, वो उसने दिला दिया। कैसे दिला दिया, 2 चिंगारी हैं। कैसे दिलाया, देखिए, इसने बोला कि सारे जितने भी कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन यूज़ की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं जैसे टी, पेपर, ग्लास, ठीक है, पेंट, कलर जो आप बोलते हैं, इन सब पे उसने क्या किया, टैक्स इंपोज कर दिया। तो जब इन सब पे टैक्स इंपोज कर दिया तो लोग किस पे उतर आए, लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए। ठीक है, और जब लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए तो क्या हुआ, एक इवेंट में क्या हुआ, बोस्टन करके एक उनका शहर था। ठीक है, बोस्टन, और बोस्टन में क्या हुआ, जो यूरोपियन जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उन्होंने ओपन फायर कर दिया, जैसे जालियानवाला बाग में हुआ था। ठीक है, तो उसको हम जालियानवाला बाग मसाकरे बोलते हैं। सिमिलरली इसको भी बोस्टन मसाकरे करके बोला गया, और इसने वो आइडेंटिटी उनको देने में मदद किया जो कि उनको चाहिए था। आई एम सॉरी, इसने ये जो इवेंट हुआ, इसने उनको यूनाइट करने के लिए फोकस किया। ठीक है, मतलब मजबूर कर दिया कि यूनाइट हो और इंग्लैंड को अपने कंट्री से बाहर निकालो। ठीक है, तो फिर बोस्टन में ये क्या होगा, मसाकरे हो गया। जब बोस्टन में ये मसाकरे हो गया तो अब क्या होगा कि लोग पूरा चार्ज हो जाएंगे और हम फिर से, जो सैमुअल एडम्स थे वो बोलेंगे हमें इंग्लैंड से बदला लेना है। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट इवेंट लीड करेगा क्या होगा, बोस्टन में ही एक पोर्ट था। ठीक है, सी पोर्ट था, उसको बोस्टन पोर्ट करके बोला जाता था, और वहाँ पे शिप्स लगते थे और वहाँ से टी पैक होता था और फिर वो आपका इंग्लैंड जाता था और वहाँ से फिर वो दुनिया भर में फैलता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सैमुअल एडम्स जो हमने देखा था, सन्स ऑफ लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पीछे बनाया था, वो क्या करते हैं, वो लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और रेड इंडियंस जो वहाँ पे दिखते हैं उनके तरह चेहरे पे पेंट लगाते हैं, मास्क पहन लेते हैं, और वो क्या करेंगे, जो शिप थे, शिप से नीचे पानी में वो क्या करते हैं, सी में जो टी, उनके जो कार्ड्स थे उनको फेंक देते हैं। ठीक है, और उसी को फेमसली बोला गया बोस्टन टी पार्टी ऑफ 1776। ठीक है, सॉरी 1766। तो बोस्टन टी पार्टी में ये इवेंट हुआ सैमुअल एडम्स के उसमें। जब ये इवेंट हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा नहीं, अभी जो अमेरिकन कॉलोनी है वो धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये एक्ट पास करवाया, इनटॉलरेबल एक्ट, और उसमें उन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी सारे पॉलिटिकल मीटिंग है उस पर हम आज से बैन लगाते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी मास मीटिंग नहीं कर पाएगा, ये सब बैन लगाया गया।
और इसी के चलते अमेरिकन लोगों को पता लग गया कि इंग्लैंड अभी अपना ग्रिप धीरे धीरे हमारे ऊपर स्ट्रांग बनाना चाह रहा है। तो फिर क्या होता है, वो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला हमने देखा था जो एल्बनी में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके बाद ये सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। और पहले 7 लोग आए थे, बट अभी 13 के 13 कंट्री यूनाइट होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम आज से इंग्लैंड को बाहर निकालना हमारे कंट्री से ही हमारा मेन एम होगा, ठीक है। और वो वॉर छेड़ देते हैं, किसके अगेंस्ट में, इंग्लैंड के अगेंस्ट में वो वॉर छेड़ देते हैं। बदले में इंग्लैंड भी इनके अगेंस्ट में वॉर छेड़ देती है। और जब ये वॉर स्टार्ट होता है 1776 से ये वॉर फिर स्टार्ट हो जाता है और ये चलेगा टिल आपका 1781 तक ये वॉर आपका चलेगा, ठीक है। तो इंग्लैंड के साइड से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो इंग्लैंड के साइड से जो लड़े थे वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको आप गवर्नर जनरल में पढ़ते हैं, है ना, कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर जनरल आया था वही कॉर्नवालिस यहाँ पे उसको लीड कर रहे होंगे। और इस तरफ यूएसए के तरफ जो हैं वो हैं आपके जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जो आज उनका कैपिटल है ना, वाशिंगटन डीसी बोलते हैं उसको, तो वो यहाँ पे लीड कर रहे होंगे। और फाइनली 81 में क्या होगा, एक सिटी है वहाँ पे यॉर्क टाउन, ठीक है, यॉर्क टाउन पे कॉर्नवालिस जो हैं वो सरेंडर कर देंगे, किसके सामने, जॉर्ज वाशिंगटन के सामने। और फिर यहीं पे ये डिसाइड हो जाएगा कि इंग्लैंड यहाँ पे हार गया है और यूएसए या फिर अमेरिका जो है वो जीत गया है, ठीक है। फिर क्या होगा 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगा और इसके तहत ये बोला जाएगा कि आज से जो अमेरिका है वो आज़ाद कंट्री है और उसके ऊपर इंग्लैंड का कोई भी हक नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर 1787 में हम देखेंगे कि एक मीटिंग होगा और इस मीटिंग में ये क्या करेंगे, 4 जुलाई को ये मीटिंग होगा और वो क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन पे डिसाइड कर लेंगे और एक नया कंट्री का बर्थ होगा जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी एक फेडरेशन। 13 जो कॉलोनीज थे उन्होंने एक दूसरे के साथ में अपना ट्रीटी साइन किया और वहीं पे हम देखते हैं पहली बार एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का बर्थ होता हुआ हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ये तो हमने अभी बात कर लिया, बर्थ ऑफ रिपब्लिक, ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि इस टाइम पे आप देखोगे ना, दुनिया भर में जितने भी सारे किंगडम्स हैं वो सब मोनार्की हैं, मतलब वहाँ पे राजा या फिर रानी का रूल है। बट पहली बार क्या हो रहा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एस्टेब्लिश हो रहा है जहाँ पे जो भी वहाँ का गवर्नमेंट होगा, जो भी उनको रूल करेगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा बाय द पीपल, ठीक है। फिर वहाँ पे इक्वल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में हमने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर डाला है, ओके। फिर ये रिवॉल्यूशन ने आगे के जो इतने रिवॉल्यूशन है जो हम स्टार्टिंग के वीडियो में बात किए थे उनको भी प्रमोट किया, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और आयरिश रेवोल्यूशन। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसने ब्लूप्रिंट दिया किसके लिए, टू एस्टैब्लिश मॉडर्न नेशन, कि मॉडर्न नेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, उनको काम करने के लिए इसने एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही क्लासेस हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।